नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में यानी इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे शक्तिशाली प्रशासकों की एक पूरी की पूरी चेन ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। मतलब ये कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है, बल्कि नीतियों, प्रशासनिक सुधारों और सत्ता को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने की है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक साधारण सी ट्रेडिंग कंपनी जिसका इकलौता मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था, वो दशकों के भीतर एक पूरी तरह से संप्रभु और प्रशासनिक शक्ति में कैसे बदल गई। सोचने वाली बात है ना। इसका असली जवाब उन चेहरों और उनके बनाए नियमों में छिपा है जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को गढ़ा। अब अगर हम सत्ता के बेसिक स्ट्रक्चर पर गौर करें तो एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। भारत में कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी को गवर्नर या गवर्नर जनरल का पद दिया जाता था। सच कहें तो ब्रिटिश भारत का यह सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल पद था। और मजे की बात देखिए, ये कुर्सी, ये पद पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व था। मतलब सत्ता की चाबी पूरी तरह से एक विदेशी ताकत की जेब में सुरक्षित कर दी गई थी। लेकिन ये सुप्रीम पावर समय के साथ साथ बदलती भी रही। देखिए, 1858 तक इस सर्वोच्च अधिकारी को यानी गवर्नर जनरल को सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ही चुनते थे। वो उन्हीं के प्रति जवाबदेह था। पर 1858 के अधिनियम ने मानो सब कुछ पलट कर रख दिया। इसके बाद से इस पद का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। और अब इसकी नियुक्ति में कंपनी का कोई रोल नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के राजा, ब्रिटिश सरकार और भारत के राज्य सचिव का सीधा कंट्रोल हो गया। आसान शब्दों में कहें तो ये कॉर्पोरेट हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर था। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे कैसे सत्ता का दायरा क्षेत्रीय विजयों के साथ बढ़ता गया। 1757 में जो अधिकार सिर्फ बंगाल के गवर्नर तक सीमित था, वो 1773 आते आते बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और फिर 1833 तक तो ये अधिकार पूरे उपमहाद्वीप पर फैल गया और ये पद बन गया भारत का गवर्नर जनरल, जो आखिरकार 1858 में वाइसराय के रूप में स्थापित हुआ। एकदम क्लियर एवोल्यूशन है। खैर, आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों से उन शुरुआती चेहरों से मिलते हैं जिन्होंने इस विशाल प्रशासनिक ढांचे की पहली ईंटें रखी थीं। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। इनका समय था 1757 से 1760 के बीच। क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। और हाँ, प्रशासन को कसने और करप्शन रोकने के लिए कंपनी के कर्मचारियों पर किसी भी तरह का तोहफा या गिफ्ट लेने पर एकदम सख्त पाबंदी लगा दी। साथ ही सोसाइटी फॉर ट्रेड भी बनाई। अब सोचिए, एक तरफ गिफ्ट्स पर बैन और दूसरी तरफ एक पूरे साम्राज्य की नींव। इन्हीं मजबूत कदमों की वजह से इतिहास में क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का असली फाउंडर माना जाता है। लेकिन सच है ना, नीतियां कभी एक जैसी नहीं रहती। यहां एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जिस द्वैध शासन सिस्टम को रॉबर्ट क्लाइव ने सत्ता मजबूत करने के लिए शुरू किया था, उसी सिस्टम को आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह दिखाता है कि कैसे सत्ता चलाने के तरीके लगातार बदल रहे थे। चलिए अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो 1772 से 1785 तक पावर में रहे। ये बंगाल के आखिरी गवर्नर थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी। हेस्टिंग्स को भारत में जुडिशियल सर्विस का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही हर जिले में पहली बार एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत बनवाई। इन्हीं के टाइम पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना, जिसके चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे और उनके साथ 3 और जज थे, चैम्बर्स, लिमिस्ट्रे और हाइड। ये दौड़ कई और बड़े बदलावों का भी गवाह बना। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला अखबार द बंगाल गजेट निकाला। 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा खुला। और तो और 1784 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। और उसी दौरान चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। मिलिट्री मोर्चे की बात करें तो पहला आंग्ल मराठा और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हेस्टिंग्स के समय ही लड़ा गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उन्हें बंगाली और अरबी भाषा बहुत अच्छे से आती थी। हालांकि जब वो वापस लंदन लौटे तो उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया, जो खैर पास नहीं हो पाया। हेस्टिंग्स के बाद 1786 में एंट्री होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इन्होंने 1793 तक एक ऐसा पक्का नौकरशाही ढांचा खड़ा किया जो बहुत लंबे समय तक चला। कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस दोनों का जनक माना जाता है।
असल में ये दारोगा का जो पद है ना, जो आज भी काफी फेमस है, वो इन्हीं का बनाया हुआ है। प्रशासन को सुधारने के लिए इन्होंने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और वो मशहूर परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिससे सीधे तौर पर जमींदारों की ताकत कम हो गई। न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में प्रोविंशियल और मोबाइल कोर्ट्स भी खोले गए। इतिहास के इस इतने बड़े प्रशासक का मकबरा आज यूपी के गाजीपुर में मौजूद है। कॉर्नवालिस के बनाए ढांचे को आगे बढ़ाया लॉर्ड वेलेस्ली ने, जिनका शासन 1798 से 1805 तक रहा। पता है, वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर बुलाना पसंद करते थे। इन्हें भारत में सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस का जनक माना जाता है और इस संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की। अब जैसे जैसे हम 19वीं सदी की तरफ बढ़ते हैं तो एक एकदम नया युग देखने को मिलता है। ये वो टाइम था जब अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था और साथ ही समाज के अंदर भी गहरे रिफॉर्म्स और दखलंदाजी बढ़ रही थी। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 1 लाख रुपए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह तय किया था कि हर साल ये खास अमाउंट सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था। 1818 से 1828 का जो दशक था वो पूरी तरह से मिलिट्री ट्रीटीज और लैंड रेवेन्यू के नाम रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नेपाल युद्ध हुआ, जिसके बाद 1816 की संगोली की संधि हुई और नेपाल ने अंग्रेजों की अधीनता मान ली। पर बात सिर्फ जंग की नहीं थी। हेस्टिंग्स ने देश के अंदर भी बहुत कुछ बदला। उन्होंने पिंडारियों का खात्मा किया, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम को भी लागू किया। इनके बाद आए लॉर्ड एमहर्स्ट। इनके टाइम पीरियड में 1824 से 1826 के बीच पहला आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। इसमें बर्मा की हार हुई और फिर 1826 में यांडुप की संधि साइन की गई। कल्चरल लेवल पर देखें तो एमहर्स्ट ने ही 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनवाया था। इसके बाद एंट्री होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक की और इनका कार्यकाल सच में एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से सीधे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। बेंटिक का समय उनके बहुत बड़े सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कर्नल स्लीमैन की मदद से ठगी प्रथा का सफाया किया गया। साथ ही शिशु हत्या, बालिका हत्या और नर बलि जैसी भयानक प्रथाओं पर कड़ा बैन लगा दिया गया। कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया और सबसे खास बात, भारतीयों को नौकरियों में ऊंची पोस्ट्स दी जाने लगीं। सोर्स ये भी बताते हैं कि 1832 में बेंटिक ने दास प्रथा का भी अंत कर दिया था। बेंटिक के जाने के बाद चार्ल्स मेटकॉफ सत्ता में आए। उनका समय बहुत छोटा था लेकिन बेहद इम्पैक्टफुल। उन्होंने न्यूज़पेपर्स पर लगे भारी भरकम रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। बस इसी एक कदम की वजह से इतिहास में उन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है। और फाइनली बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलनबरो के समय हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल रिफॉर्म्स की। लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक पुराने शेर शाह सूरी मार्ग को फिर से बनवाया और 1839 में इसका नाम बदलकर रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड। उन्होंने काले और गोरे का भेदभाव मिटाने के लिए ब्लैक एक्ट पास किया। साथ ही तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स खत्म किया, दुर्गा पूजा से बैन हटाया और सिंचाई के लिए कई सारी नहरें बनवाईं। इसके बाद लॉर्ड एलनबरो ने 1843 के एक्ट 5 के जरिए दास प्रथा उन्मूलन कानून को अंतिम रूप से और कानूनी तौर पर लागू कर दिया। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1842 से 1848 के बीच का समय लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड डलहौजी जैसे 3 प्रमुख चेहरों को एक सूत्र में पिरोता है। यहीं से नीतियों में एक बड़ा और तेज बदलाव आना शुरू होता है। शुरुआत करते हैं लॉर्ड एलनबरो से। इनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन एक बात जो नोट्स में बिल्कुल साफ उभर कर आती है वो है 1843 का एक्ट 5। इसी एक्ट के जरिए उन्होंने दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा फैसला था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनके दौर की 2 घटनाएं नोट्स में विशेष रूप से दर्ज हैं। पहला, 1844 में नरबरी जैसी कुप्रथा पर कड़ाई से रोक लगाना और दूसरा, 1845 से 1846 के बीच लड़ा गया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध ने ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया।
अब हम एक ऐसे नाम पर आते हैं जिसकी विरासत काफी जटिल है, लॉर्ड डलहौजी। दिलचस्प बात यह है कि इन नोट्स में उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा गया है। ये उपाधि उनके द्वारा लाए गए बड़े ढांचागत बदलावों और तेजी से किए गए भौगोलिक विस्तार को दर्शाती है। और यहीं से 1848 की कुख्यात राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत होती है। डलहौजी ने एक एक करके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू किया। 1848 में सतारा से शुरुआत हुई, फिर जैतपुर और संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और 1854 तक नागपुर भी इसमें समा गए। हद तो तब हो गई जब 1856 में नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी हड़प लिया गया। इस उथल-पुथल के बीच एक जादुई आंकड़ा ध्यान खींचता है, 34। ये 34 किलोमीटर की वो ऐतिहासिक दूरी है जो भारत की पहली ट्रेन ने 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच तय की थी। परिवहन के क्षेत्र में तो ये सचमुच एक बहुत बड़ी क्रांति थी। डलहौजी के दौर में बुनियादी ढांचे का भी जबरदस्त विस्तार हुआ। 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार तार सेवा शुरू हुई। 1854 में पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग बना। शिक्षा के लिए वुड्स डिस्पैच लाया गया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और हाँ, इसी दौरान पंजाब पर अधिकार करके मशहूर कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड भेज दिया गया। ये नीतियां और विस्तार सीधे अगले युग की नींव रखते हैं। कंपनी के शासन से ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में जाने का ये उथल-पुथल भरा दौर था। आइए देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग, एल्गिन प्रथम और मेयो के समय में क्या-क्या बदला। लॉर्ड कैनिंग इतिहास के बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले अंतिम गवर्नर जनरल थे और साथ ही सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त होने वाले पहले वाइसराय भी बने। कैनिंग का युग समाज और सत्ता दोनों के लिए भारी बदलावों का गवाह रहा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। 1857 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय खुले और उसी साल 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह भड़क उठा जिसने कंपनी के शासन का ही अंत कर दिया। प्रशासन को नया रूप देने के लिए महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का पद बना और 1861 के अधिनियम से नए उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। कैनिंग के तुरंत बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम का नाम आता है। नोट्स के अनुसार इनके छोटे से कार्यकाल की सबसे प्रमुख घटना वहाबी आंदोलन का अंत होना था, जिसका मुख्य केंद्र उस समय पटना हुआ करता था। इसके बाद लॉर्ड मेयो का जिक्र आता है। इन्होंने ही भारत में पहली बार जनगणना शुरू करवाई थी, हालांकि वो अधूरी थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक माने जाने वाले मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज भी बनवाया, लेकिन उनका अंत काफी दुखद रहा जब अंडमान में एक अफगानी सैनिक ने उनकी हत्या कर दी। अब हम 19वीं सदी के आखिरी दशकों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय तक औपनिवेशिक नीतियों और भारतीय प्रतिरोध के बीच का तनाव चरम पर पहुंचने लगा था। नॉर्थब्रुक, लिटन और रिपन के इस दौर को समझना बहुत दिलचस्प है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय की दो बड़ी घटनाएं नोट्स में दर्ज हैं। एक तरफ 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, जिसने अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी, और दूसरी तरफ पंजाब में भड़का ऐतिहासिक कूका विद्रोह। फिर लॉर्ड लिटन आते हैं। ये जानना काफी रोचक है कि प्रशासन के अलावा वे साहित्य की दुनिया में ओवन मेरेडिथ के नाम से एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे। उन्होंने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया और अलीगढ़ में एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की। अब यहाँ इतिहास का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। लिटन ने बेहद कठोर और सख्त नीतियां लागू की, लेकिन उनके ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन ने एक एक करके उन सभी फैसलों को पलट दिया। ये बदलाव वाकई देखने लायक है। नोट से साफ पता चलता है कि रिपन ने कैसे नीतियां पलटीं। लिटन ने सिविल सेवा की उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी थी। रिपन ने उसे वापस 21 कर दिया। लिटन ने आर्म्स एक्ट लगाया था, रिपन ने उसे 1882 में खत्म कर दिया। और लिटन का वो विवादित वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने सोम प्रकाश जैसे अखबारों पर बैन लगाया था, उसे भी रिपन ने रद्द कर दिया। तो शुरुआत होती है लॉर्ड रिपन से, जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। इन्हें एक सुधारक यानी द रिफॉर्मर के रूप में देखा गया। असल में रिपन का मुख्य लक्ष्य अपने प्रेडेसेसर लॉर्ड लिटन की गलतियों को सुधारना था। उन्होंने आते ही बदलाव की ऐसी झड़ी लगा दी कि पूरा सिस्टम एक तरह से रिफ्रेश हो गया।
अगर क्रमशः आगे बढ़ें तो रिपन के तेजी से किए गए सुधार बिल्कुल साफ दिखते हैं। 1881 में भारत की पहली पूर्ण जनगणना यानी कंप्लीट सेंसस हुई। खैर, यहाँ स्रोत में एक बेहद ध्यान देने लायक तथ्य दर्ज है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार पहला कारखाना अधिनियम यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1818 में पेश किया गया था। जी हाँ, ठीक 1818 में। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। लेकिन रिपन यहाँ रुके नहीं, उन्होंने सिस्टम को पूरी तरह से बदलना जारी रखा। आर्म्स एक्ट को हटा दिया गया और 1882 में वर्नाक्युलर एक्ट को भी रद्द कर दिया गया। एक और बड़ा कदम था सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर वापस 21 वर्ष करना। साथ ही 1882 में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत करना रिपन के कार्यकाल का एक निर्णायक मील का पत्थर था। अब देखिए, एक बेहद विवादास्पद मुद्दा सामने आता है, द इल्बर्ट बिल। यह एक ऐसा बिल था जिसके तहत भारतीय जजेस को भी अंग्रेजों को सजा सुनाने का अधिकार मिल गया था। जाहिर है, इसने दबदबे की बुनियाद हिला दी। ब्रिटिशर्स ने इसका इतना भारी विरोध किया कि उन्होंने एक विद्रोह ही शुरू कर दिया, जिसे व्हाइट म्यूटिनी या श्वेत विद्रोह कहा गया। अंततः इस भारी विरोध और दबाव के आगे झुकते हुए बिल को वापस लेना ही पड़ा। इस सब के बाद रिपन की छवि को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखा गया। खुद ब्रिटिशर्स ने रिपन को भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु घोषित कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी। यहाँ नाइटिंगेल के बारे में एक खास नोट बताना जरूरी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल असल में इटली की एक नर्स थी, जिन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने क्राइमियन युद्ध में घायल सैनिकों की बेहद निष्ठा से सेवा की थी। रिपन के बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। इनका समय 1884 से 1888 तक था। इनका कार्यकाल एक ऐसी घटना के लिए ऐतिहासिक है जिसने देश का रुख मोड़ दिया। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह एक ऐसी संस्था बनी जिसका आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा। लेकिन नवनिर्मित कांग्रेस को लेकर डफरिन का अपना नजरिया क्या था? डफरिन ने कांग्रेस को खारिज करते हुए ठीक यही कथन दिया था, यह सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। ये शब्द उस समय के सरकारी रवैये को साफ तौर पर बयान करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के दौर पर। इनका कार्यकाल 1888 से 1894 तक था। इनके समय में 3 बड़े बदलाव हुए। पहला, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसे डुरन रेखा कहते हैं, उसका निर्धारण हुआ। दूसरा, 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु तय करके ठीक 12 वर्ष कर दी गई। और तीसरी, सबसे आम बात जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी इन्हीं के समय में शुरू हुई थी। इसके बाद का दौर थोड़ा कठोर और सख्त था। लॉर्ड एल्जिन द्वितीय का ये कथन गौर करने लायक है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये शब्द स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 1894 से 1899 के बीच ब्रिटिश प्रशासन का रुख अचानक कितना आक्रामक हो चुका था। और एल्जिन द्वितीय का शासन सिर्फ सख्त बयानबाजी तक सीमित नहीं था, ये प्राकृतिक आपदाओं का भी समय था। इनके कार्यकाल में बिहार, बंगाल, यूपी, पंजाब और मध्य प्रांत में बेहद भीषण अकाल पड़ा। महामारी और भुखमरी की स्थिति का आकलन करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया, जिसे लायल कमीशन कहा गया। अब उस वाइसरॉय के दौर में प्रवेश करते हैं जिसे प्रशासनिक हस्तक्षेप के लिए शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 के इनके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल यानी द एरा ऑफ कमीशंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान बेहिसाब आयोगों का गठन हुआ था। आयोगों की इस लंबी लिस्ट को देखिए। 1900 में सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग आया। फिर 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधार आयोग बना और ठीक उसी वर्ष 1902 में थॉमस रॉली के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। ये सारे नाम और साल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये उस विशाल प्रशासनिक ढांचे को दर्शाते हैं जो कर्जन खड़ा कर रहे थे। कर्जन की लेगेसी सिर्फ आयोगों तक नहीं थी।
उन्होंने 1904 में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के क्लियर मैंडेट के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की स्थापना की। 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ और इसी दौरान कैलकाटा में प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ। पर कर्जन के शासनकाल की एक ऐसी डिटेल भी है जो उनके विभाजन वाले रवैये को दर्शाती है। लोक सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए उन्होंने धार्मिक आधार पर उपाधियां देने की परंपरा शुरू की। ध्यान दीजिए, मुस्लिम सदस्यों को खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी, जबकि ठीक उसी एक्सीलेंस के लिए हिंदू सदस्यों को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की जाती थी। और फिर आता है कर्जन के समय का सबसे बड़ा और तनावपूर्ण फैसला, ठीक 16 अक्टूबर 1905। ये वही तारीख है जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। इसने पूरे देश में रोष पैदा कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा इस दिन को शोक दिवस यानी डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में मनाया गया। ये वो घटना थी जिसने राष्ट्रवादी आंदोलनों की आग को पूरी तरह भड़का दिया। कर्जन के ठीक बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने वाइसरॉय का पद संभाला, जिनका समय 1905 से 1910 तक रहा। ये दौर पॉलिटिकल धर्मों और सामाजिक विभाजन के नए बीज बोने का था। इन्हीं के काल में 1906 में ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इस दौर का सबसे बड़ा बिंदु 1909 का भारत शासन अधिनियम है, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। भारत के राज्य सचिव मॉर्ले और वाइसरॉय मिंटो द्वारा लाए गए इस अधिनियम ने औद्योगिक रूप से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री फैक्ट ये भी है कि आगे चलकर कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इस सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। अपनी इन्हीं नीतियों की वजह से लॉर्ड मिंटो द्वितीय को ऐतिहासिक दृष्टि से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सामान्य तौर पर इतिहासकार इन्हें भारत में सांप्रदायिकता का जनक मानते हैं, लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने तो सीधे तौर पर लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता कह दिया था। चलिए अब 1910 से 1916 की तरफ चलते हैं, जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन था। ये दौर एक्शन से भरा था। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। 1911 में ही भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा यानी एयरमेल इलाहाबाद के नैनी से शुरू हुई। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। खैर, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ भी इन्हीं के समय की ही घटना है। संस्थाओं के मामले में भी ये समय खास था। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की। इसके ठीक अगले साल यानी 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना हुई। और सबसे रोचक बात यह है कि 1916 में लॉर्ड हार्डिंस को ही BHU का कुलाधिपति यानी चांसलर बनाया गया था। और अंत में हम आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के धमाकेदार और उथल-पुथल भरे दौर में, जो 1916 से 1921 तक चला। ये दौर सामाजिक उन्नति और भारी जनसंघर्ष दोनों को एक साथ देख रहा था। 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अप्रैल 1919 में काला कानून रॉलेट एक्ट लागू हुआ, जिसके विरोध में 1919-20 का खिलाफत आंदोलन और 1920-22 का नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन जैसी विशाल ऐतिहासिक घटनाएं सामने आईं। प्रशासनिक बदलाव का आखिरी बड़ा पड़ाव था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम ने प्रांतों में डायार्ची यानी द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की। इसका सीधा सा मतलब दोहरी सरकार से था। इसका एक और बड़ा हिस्सा यह था कि इसने पहली बार भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार दे दिए थे। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, आखिर कैसे भारत एक कड़े ब्रिटिश शासन से निकलकर सिर्फ 30 सालों के अंदर एक आज़ाद और संप्रभु गणराज्य बन गया? इसका जवाब उन चंद वायसरायों के फैसलों और उस दौरान घटी घटनाओं में छिपा है, जिनका आज हम इस डीप डाइव में बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1921 से, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड इरविन का वो शुरुआती दौर। सच कहूं तो यहीं से उस बड़े प्रशासनिक बदलाव की नींव रखी गई थी। ये वो समय था जब प्रशासनिक और राजनीतिक तनाव बिल्कुल चरम पर था। चलिए पहले लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल यानी 1921 से 1926 की बात करते हैं।
देखिए, नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो देश भर में हड़तालें शुरू हो गईं। जनता का गुस्सा एकदम साफ दिख रहा था। लेकिन इसी बीच 1922 में प्रशासन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आईसीएस की परीक्षा अब लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी कराने का फैसला हुआ और पहली बार ये परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई भी। पर दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। 1922 के गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन बीच में ही रोकना पड़ा। मतलब एक तरफ प्रशासन अपना दायरा बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ सड़कों पर भारी उथल-पुथल मची हुई थी। अब आते हैं लॉर्ड इरविन पर, जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा। इनके समय में ये जो विरोध की आग थी वो सीधे टकराव में बदल गई। 1927 में देसी रियासतों के लिए हार्टोग बटलर समिति बनी और उसी साल बहुचर्चित साइमन कमीशन भी बनाया गया। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा तो भाई उसे जबरदस्त देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ा। इसी लगातार बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश में इरविन ने अक्टूबर 1929 में दीपावली घोषणा की, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा देने का ऑफर रखा गया। लॉर्ड इरविन का ये दौर वाकई में भारतीय इतिहास के कुछ सबसे संवेदनशील और निर्णायक पलों का गवाह है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। वहीं सामाजिक सुधारों की बात करें तो 1930 में शारदा एक्ट लागू हुआ, जिसने शादी की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय कर दी। और हाँ, 12 मार्च 1930 को निकला ऐतिहासिक दांडी मार्च भला कौन भूल सकता है, जो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गया। इसी दौर में पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुए और आखिरकार 5 मार्च 1931 को ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता साइन किया गया। इन भारी उथल-पुथल वाले सालों के तुरंत बाद एंट्री होती है लॉर्ड वेलिंगटन की, जो 1931 से 1936 तक वाइसराय रहे। एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, वेलिंगटन ने वाइसराय बनने से काफी पहले 1915 के बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन में एक गवर्नर के तौर पर हिस्सा लिया था। खैर, इनके समय में कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव हुए। 16 अगस्त 1932 को तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। फिर आया बेहद अहम भारत शासन अधिनियम 1935, जिसने बर्मा को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना हुई, जो ग्रामीण असंतोष को संगठित कर रही थी। और फिर आता है वो दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 तक। इस दौरान घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि पूछिए मत। 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही पूरी राजनीति पलट कर रह गई। दबाव में आई ब्रिटिश सरकार ने लगातार नए प्रस्ताव भेजे। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन। इसी बीच 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसने पूरे देश को एक व्यापक जन विद्रोह में जोड़ दिया। और देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई तेज थी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन कर दिया गया। ये वो समय था जब विश्व युद्ध की आग ने भारत की आंतरिक राजनीति की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। ये दौर इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि कैसे एक ग्लोबल वॉर के भारी दबाव ने भारत पर औपनिवेशिक सत्ता की पकड़ को बिल्कुल ढीला कर दिया था। अब देखिए, इस द्वितीय विश्व युद्ध का हमारी राजनीति पर असर क्या पड़ा। लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे भारत को इस युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इस मनमाने और एक तरफा फैसले के कड़े विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने पदों से तुरंत इस्तीफा दे दिया। यहाँ राजनीतिक जटिलता देखिए, मुस्लिम लीग ने इन सामूहिक इस्तीफों का जश्न मनाया और इसे बाकायदा मुक्ति दिवस के रूप में घोषित कर दिया। युद्धकालीन इस भारी दबाव से निकलकर अब सत्ता सौंपने की तेज और घबराहट भरी तैयारी लॉर्ड वेविल के कार्यकाल में शुरू हुई, जो 1943 से 1947 तक रहे। 25 जून 1945 को वेविल ने एक समाधान निकालने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के अपने रुख पर अड़े रहने के कारण ये सम्मेलन फेल हो गया। फिर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसी सिलसिले में 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा एक अंतरिम सरकार बनी, जिसके अध्यक्ष वेविल खुद थे। और फिर आया वो बड़ा दिन, 20 फरवरी 1947, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐतिहासिक ऐलान कर दिया कि जून 1948 तक भारत की संप्रभुता हर हाल में भारतीयों को सौंप दी जाएगी।
इस बड़ी घोषणा के तुरंत बाद भारत आते हैं लॉर्ड माउंटबैटन। ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी माउंटबैटन योजना सामने रखी, जिसमें भारत के विभाजन का वो दुखद फैसला भी शामिल था। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया हुई, उसकी स्पीड वाकई इतिहास में हैरान करने वाली है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और सिर्फ 2 हफ्ते बाद 18 जुलाई 1947 को पास भी हो गया। और इसी के साथ भारत आजाद हुआ और दुनिया के नक्शे पर 2 नए संप्रभु राष्ट्र उभर कर आए, भारत और पाकिस्तान। लेकिन रुकिए, प्रशासनिक ढांचे के इस बदलाव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद 1948 से 1950 तक इस अहम पद का भार संभाला सी राजगोपालाचारी जी ने। वो स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। जरा सोचिए, सदियों के ब्रिटिश राज के बाद इस ऐतिहासिक सर्वोच्च पद पर बैठने वाले वो इकलौते भारतीय थे। और आखिरकार इस पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था का अंतिम पड़ाव आया 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा अपना संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, तब भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया। इसी ऐतिहासिक दिन के साथ गवर्नर जनरल का वो पुराना औपनिवेशिक पद स्वतः ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च और संवैधानिक प्रमुख बन गए। अगर हम इस पूरे जटिल ऐतिहासिक सफर को एक ही नज़र में रखकर देखें, तो ये लिस्ट बहुत कुछ बयां करती है। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से सत्ता का जो खेल शुरू हुआ था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग से होते हुए अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन तक पहुंचा और इसका शानदार अंत हुआ सी राजगोपालाचारी पर। ये महज कुछ नामों की सूची नहीं है, एक विदेशी साम्राज्य से हमारे अपने स्वदेशी गणराज्य तक के लंबे और कड़े संघर्ष का सबसे जीता जागता प्रमाण है। तो इन सभी क्रमिक घटनाओं को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब एक इतना बड़ा साम्राज्य अपने ही बनाए सबसे बड़े प्रशासनिक पदों को खत्म करके एक नए संप्रभु गणराज्य के लिए हमेशा के लिए रास्ता छोड़ देता है, तो उसका असली ऐतिहासिक वजन क्या होता है? ये परिवर्तन सिर्फ सत्ता का नहीं था, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की नई पहचान के उदय का था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।